नमस्कार, अंदर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत दीक्षित। हम आज बात करेंगे, हर सियासत में बहुत कुछ देखने को और सुनने को मिलता है, बहुत सी हलचल होती है, बहुत से कयास लगाए जाते हैं, तो कई सियासी किस्से सुने और सुनाए भी जाते हैं, लेकिन हर खबर में बहुत कुछ ऐसा होता है जो पर्दे के पीछे रह जाता है। तो इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी ही अंदर की बातें, जानेंगे उन खबरों के मायने और समझने की कोशिश करेंगे सियासत के दाव पेच को। तो चलिए शुरू करते हैं अंदर की बात। अंदर की बात में आज फिर बात करेंगे कांग्रेस के कुनबे की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई है। 2 दिनी इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होने की बात सामने आ रही है, लेकिन हम अंदर की बात में आज जो बात करने वाले हैं वह बात बैठक के एजेंडे पर नहीं है। बात होगी, क्या कमलनाथ इस बैठक में मौजूद रहेंगे, या जैसा कि अभी तक होता आ रहा है कि कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं और वह यथावत बनी रहेगी। अब देखने वाली बात यह है कि कमलनाथ इन दिनों छिंदवाड़ा दौरे पर हैं। छिंदवाड़ा में उनके जन्मोत्सव को लेकर बड़ी धूमधाम से तैयारी की जा रही है और उसके बाद वह दिल्ली निकल जाएंगे। लेकिन क्या दिल्ली से कांग्रेस की अहम बैठक में हिस्सा लेने कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ भोपाल पहुंचेंगे? क्योंकि जो शेड्यूल बैठक का जारी हुआ है उसमें सबसे पहले पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें नकुलनाथ भी मेंबर हैं। अब देखना है कि नाथ बंधुओं की दूरी जीतू पटवारी दूर कर पाते हैं क्या। इसी को जानेंगे और इसी को समझेंगे आज अंदर की बात में। हमारे साथ रोज की तरह हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार साथी अशोक शुक्ला जी और रविंद्र व्यास जी जुड़ गए हैं। शुक्ला जी और व्यास जी दोनों, आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो शुरुआत शुक्ला जी मैं आपसे ही करता हूं कि आखिर क्या लगता है, कमलनाथ जीतू पटवारी के बुलावे पर इस अहम प्रदेश कांग्रेस कार्य कमेटी की बैठक में पहुंचेंगे या नहीं? देखिए दीक्षित जी, जो कार्य समिति की बैठक हो रही है उसके एजेंडे को लेकर पहले सवाल खड़ा हुआ था। आपने ही अपनी इसी कार्यक्रम में एक चर्चा की थी जिसमें जो राजा पटेरिया जी हैं उन्होंने बगैर एजेंडे वाली होने वाली बैठक के औचित्य पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। उसके अलावा आप एक दूसरी चीज भी आप देखिए, जब से जीतू पटवारी जो है प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनकी कार्यकारिणी घोषित करने में काफी वक्त लगा और जब कार्यकारिणी घोषित हुई तो उसको लेकर भी कई तरह की नाराजगी सामने आई थी। तो मुझे लगता है कि ये जो 2 दिवसीय जो बैठक जो हो रही है, और जैसा कमलनाथ की अगर आप बात करें तो कमलनाथ तो काफी अब उपेक्षित है पार्टी के भीतर। 2023 का एक इलेक्शन वो क्या उनके नेतृत्व में लड़ा गया और जिस तरह से फिर वो पार्टी जो है कामयाबी तक नहीं पहुंच पाई, उसके चलते उनको न केवल प्रदेश अध्यक्ष पद गंवाना पड़ा बल्कि जो नेता प्रतिपक्ष का दायित्व उनके पास में था वो भी समाप्त हो गया। और 24 में उनके लिए सबसे ज्यादा जो सेटबैक साबित हुआ वो छिंदवाड़ा से चुनाव हार गए। तो अभी वो फिलहाल जो है कमलनाथ जी खुद को स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं छिंदवाड़ा में। तो उनके सामने जो प्रमुख लक्ष्य है वो है कि छिंदवाड़ा की जो खोई हुई जमीन है जो दरक गई है किसी कारण, उसको संभालने में लगे। ये बैठक से ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण उनका अपना जन्म दिवस है और छिंदवाड़ा में जिन्होंने बड़े कार्यक्रम किए वो करेंगे। और मुझे लगता है कि अब धीरे से कमलनाथ जो है एक बार फिर से केंद्र की राजनीति की तरफ लौटेंगे और इसीलिए वो दिल्ली जा रहे हैं। रही बात नकुलनाथ की, तो यदि नकुलनाथ को प्रदेश की राजनीति में बने रहना है या प्रदेश की राजनीति में उनको अपना कोई स्थान जो है बना के रखना है, तो संभवता है कि वो हो सकता है कि पिता की अनुमति लेकर या उनकी सहमति से बैठक में औपचारिक रूप से शामिल हो। और जैसा भी आपने बताया कि इसमें पॉलिटिकल एजेंडे पर बात होगी, तो अब क्या पॉलिटिकल एजेंडा है ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। जब ये बैठक होगी तब समझ में आएगा कि कौन सा पॉलिटिकल एजेंडा ऐसा था जिसको जीतू पटवारी जो है डिस्कस करना चाहते थे कार्य समिति की बैठक में। फिलहाल वो एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, चलिए इसी बात को और अंदर की बात में समझूंगा रविंद्र व्यास जी से। व्यास जी, जैसा कि शुक्ला जी कह रहे हैं कि उन्हें जरा इसकी संभावनाएं कम लगती हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो अहम बैठक होने वाली 2 दिन की बैठक है, इसमें कमलनाथ पहुंचे। हो सकता है कि नकुलनाथ उनसे अनुमति लेके आ जाएं, लेकिन नाथ बंधुओं की वहां नामौजूदगी भी तो कांग्रेस में बड़ी चर्चा का विषय बनेगी।
बेशक चर्चा का विषय बनेगी, पर शुक्ला जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही बात कही है कि पहली प्राथमिकता उनकी अपनी जमीन को बरकरार रखने की है। तो वो सारा ध्यान छिंदवाड़ा पे ही लगाएंगे और केंद्र की राजनीति में, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये आप भी बता रहे हैं कि उनकी दूरी कांग्रेस के से कुछ बनी हुई है, तो संगठन से तो एक तो नाराजगी उनकी तब से ही शुरू हो गई थी जब से उनसे बगैर पूछे और जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था, उनसे पूछा भी नहीं गया था। फिर उसके बाद जो बातें आई थी कि एक हल्ला ये भी चला था कि भाजपा में जाने वाले हैं। तो ये तमाम सारी स्थितियां बनी। अब नकुल नाथ क्योंकि अब कांग्रेस में हैं तो संभव है कि एक समन्वय बनाने की प्रयास करें और पार्टी की बैठक में वो पहुंचे, पर इसकी उम्मीद थोड़ी सी कम ही लगती है, क्योंकि प्राथमिकता तो प्रमुख तौर पे जमीन को बरकरार रखने की ही होगी। चलिए शुक्ला जी से एक बार और सुनो। शुक्ला जी, मैं एक अंदर की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं और उसके अर्थ को समझूंगा कि अंदर की बात क्या है। पहले कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन होना था, वो 18 अक्टूबर को होना था, माफ करिएगा 18 नवंबर को होना था, लेकिन कमलनाथ के हस्तक्षेप या उनकी सूचना दी गई कि कमलनाथ का जन्मदिन है, इस दौरान कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करना चाहिए क्योंकि तमाम कांग्रेसी नेता इस समय छिंदवाड़ा में होंगे। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि हड़काने के बाद या दबाव के बाद या निवेदन के बाद जो है वो कार्यक्रम 19 को शिफ्ट किया गया और इसी तरह पहले जो बैठक होनी थी उसको 2 दिन आगे बढ़ाया गया। लेकिन वही बात जो इससे पहले हम करते आ रहे थे कि परिणाम के 1 दिन पहले बैठकें खत्म हो जाएंगी। तो क्या कमलनाथ के लिए शक्ति प्रदर्शन छिंदवाड़ा ज़्यादा जरूरी है, या जैसा अगर हम जिक्र करेंगे 2018 के पहले जिन कमलनाथ को हम देखते थे गाहे बगाहे भोपाल आते थे, किसी सभा में खड़े हो जाए, भाषण वाषण दे दिया, ठीक, नहीं तो उनकी दिल्ली छिंदवाड़ा की दौड़ मैंने बहुत देखी है। देखिए 2014 के बाद से कांग्रेस धीरे धीरे जो है केंद्र की राजनीति से दूर होती चली गई और अब तो इतनी ज्यादा दूर है कि उसकी वापसी की संभावना भी जो है काफी क्षीण दिखती है। फिर एक दूसरी जो संभावना दिख रही थी वो मध्य प्रदेश में कहीं सत्ता वापसी की एक संभावना दिख रही थी, क्योंकि कमलनाथ जी जो है कांग्रेस के काफी पुराने नेता है और मैं तो ये कहूंगा कि बड़े होशियार और दूरदृष्टि वाले नेता हैं। उनको लगा कि अब केंद्र की राजनीति में तो कहीं कुछ बचा नहीं है, केंद्र में कहीं कांग्रेस की वापसी नहीं होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में संभावना दिख रही थी 2018 में जिस तरह से एनके गठबंधन काम कर रहा था शिवराज सरकार के खिलाफ, तो एक थोड़ी सी संभावना दिख रही थी कि यहाँ पे कांग्रेस की वापसी हो सकती है। उसके चलते चूंकि ये सोनिया के काफी करीबी रहे हैं, गांधी परिवार के काफी करीबी रहे कमलनाथ जी, तो इन्होंने अपने लिए जो है सुरक्षित स्थान तलाशा और ये मध्य प्रदेश की राजनीति में आ गए। और इनके प्रयासों से कह लीजिए या उस समय जो शिवराज सरकार के प्रति नाराजगी थी उसके चलते जो है कांग्रेस को 109 सीटें मिलती हैं और जैसे जैसे कमलनाथ का एक जो मैनेजमेंट काम कर रहा था उसके चलते जो है ये मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसा कांग्रेस में एक संभावना थी कि यदि इस तरह से कमलनाथ आते हैं कुछ आते हैं तो जो सिंधिया खेमा है वो नाराज होगा या उपेक्षित होगा, और वही सब कुछ हुआ और इसके चलते फिर कांग्रेस बिखरती है और कुछ लोग जो है 2020 में सिंधिया के नेतृत्व में जो है बीजेपी में चले जाते हैं और सरकार चली जाती है। उसके बाद एक बड़ा मौका कमलनाथ को दिया कांग्रेस ने कि आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस को आप स्टेब्लिश कीजिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों रहते हुए कमलनाथ वो नहीं कर पाए जिसकी उनसे अपेक्षा थी। तो जाहिर था कि ऐसे में 2023 के जो चुनाव परिणाम आए उसके बाद कमलनाथ को हाथे पर जाना ही था और इसके बाद में फिर छिंदवाड़ा का भी चुनाव जब कमलनाथ हार गए तब उनके पास में कुछ बचा नहीं था। इसके चलते उन्होंने एक कोशिश की थी बीजेपी में जाने की, लेकिन वहां भी जो है बीजेपी में भी जो है उनको उनकी शर्तों पर जो है उनको प्रवेश नहीं मिला। इसके चलते जो उनका ये मामला भी खटाई। तो फिलहाल जो है कमलनाथ जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में तो उनका अब कोई इंटरेस्ट बचा नहीं है, केंद्र की राजनीति में भी उनके लिए बहुत कुछ नहीं है। ले देकर उनकी चिंता जो है अपने बेटे नकुल नाथ को स्टेब्लिश करने की, राजनीति में विस्थापित करने का उनका जो प्रयास है उसी के चलते हुए एक आयोजन भी कर रहे हैं
और वो ये चाहते थे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका दबदबा उसी तरह से बना रहे जैसे पहले था, लेकिन 2023 के चुनाव परिणामों के बाद उनको जो है पार्टी ने हाशिए पर डाल दिया। और इससे दुखी कमलनाथ जो है वो अब मध्य प्रदेश, मतलब ये जो भी आपने कहा ना कि कार्यक्रम 2 दिन आगे, तो कोई टकराहट नहीं चाहती है पार्टी। इसके चलते जीतू पटवारी भी जो है थोड़ा सा, आप देखिए कई मोर्चों पर जीतू पटवारी जो है समझौता करते हुए नजर आते हैं। तो जीतू पटवारी की कोशिश ये है कि अभी जो पार्टी के भीतर जो है किसी भी कारण से कोई भी नेता अगर नाराज है तो उसके साथ में वो जो है थोड़ा सा समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अड़ नहीं रहे हैं कहीं भी, उनका विरोध है पार्टी के भीतर, लेकिन जीतू पटवारी का भी एक स्वभाव जो एग्रेसिव स्वभाव था, जो उनकी राजनीति हम लोग देखते थे, उससे इधर थोड़ा सा वो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाते हुए दिख रहे हैं। देखिए क्या होता है। जी चलिए, एक अंतिम टिप्पणी इसी खबर पर रविंद्र व्यास जी कहूँगा। व्यास जी, जैसा कि शुक्ला जी ने बहुत विस्तार से अंदर की बात बताई है, लेकिन एक बात और आपसे समझूंगा कि ऐसे तो कमलनाथ के जितने फॉलोअर्स हैं मध्य प्रदेश में, उन पर भी बड़ा गहरा असर पड़ेगा। फिर जीतू पटवारी उनको तवज्जो क्यों देंगे? बिल्कुल, लेकिन ये सही है कि उनको तवज्जो नहीं देंगे, पर उनके इस कार्यक्रम को लेकर जो स्थितियां बन रही हैं, अभी जैसे उपचुनाव भी हुए थे तो उसमें कमलनाथ जी कहीं चुनाव प्रचार में नजर नहीं आए। उनको इसको लेकर भी काफी बीजेपी ने आरोप अपने माध्यम से लगाए और कहा भी कि कमलनाथ जी जैसे सीनियर लीडर इसमें चुनाव प्रचार में नहीं थे। हालांकि जीतू पटवारी ने उसका समाधान भी किया कि उनकी तबीयत खराब थी, इस कारण नहीं आए। अब कमलनाथ के जो समर्थक हैं वो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद लगभग हर जिले में हो गए हैं। पहले तो कुछ गिने चुने जिलों में ही थे। उनको तवज्जो, वैसे भी अभी जो कार्यकारिणी गठित हुई है उसमें भी उतना प्रेफरेंस उनके समर्थकों को नहीं मिला है। तो इसको लेकर कांग्रेस के अंदर खाने में एक बड़ी सुगबुगाहट है और लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। जी देखिए, जिस तरह से अंदर की बात में आज हमने बात करी कमलनाथ के मौजूदगी को लेकर, खास बात है कि कांग्रेस कमेटी की इतनी बड़ी बैठक होनी है, उसमें आखिर उनकी मौजूदगी पर जो सवाल उठ रहे हैं वो वहाँ मौजूद रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस बात पर काफ़ी चर्चा का विषय है। लेकिन अंदर की बात में अब आज दूसरी बात करेंगे और बात करेंगे एक ऐसे जिला मुख्यालय की जो कहने को तो धनाढ़ जिला कहलाता है और राजनीतिक रसूख का केंद्र भी माना जाता है। लेकिन हमारे पास जो तस्वीरें इस जिले के डीएम कार्यालय की आई है वो हैरत में डालने के लिए पर्याप्त है। इस कार्यालय को देखने से तो नहीं लगता कि इसमें कोई आता या जाता होगा, लेकिन आगंतुकों से भरे रहने वाले इस कार्यालय की हालत बयां करती यह तस्वीरें बता रही हैं कि यह तो एक ज़िले का मामला है, लेकिन अन्य ज़िलों की भी ऐसी तो हालत नहीं है। तो आज बात करेंगे इसी में अंदर की बात, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस अंदर की बात में इस मुद्दे को उठाने वाले हमारे अपने खुद के सहयोगी अशोक शुक्ला हैं, जिन्होंने इस और इशारा किया है और इस व्यवस्था को बताया है कि आखिर इस व्यवस्था के चलते अगर एक ज़िले का हाल ये है तो बाकी ज़िलों के हालात क्या होंगे। हम उन्हीं से समझेंगे कि आखिर ये कहाँ का क्या मामला है और पूरी कहानी क्या है। उसके बाद हम अंदर की बात में समझेंगे रविंद्र व्यास जी से। शुक्ला जी, क्या है पूरी अंदर की बात? ये तस्वीर जो है, जो वीडियो की आप चर्चा कर रहे हैं, ये सतना का है ये। और जैसा कि आपने बताया कि जिला मुख्यालय है, धनाढ़ जिला है। धनाढ़ इस संदर्भ में है कि यहाँ पर बड़ी सीमेंट इंडस्ट्रियां हैं, एक बड़ी आबादी है और कभी इसको विंध्य का जो है द्वार कहा जाता था। ये एक ऐसा व्यवसायिक केंद्र था, ये शहर था, ये यहाँ सबसे ज्यादा व्यवसायिक गतिविधियां थी। और 1937 में चमकी, 1937 में ये रेड लाइन से जुड़ गया था, तो इसका काफी महत्व था। लेकिन जो संयुक्त कलेक्ट्रेट की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ उसमें आप देखिए कि सरकारी कार्यालय, ये केवल सतना का मामला नहीं है। अगर आप मध्य प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में जाएंगे तो वहाँ लिखा कुछ होता है, होता कुछ है। यहाँ नीचे जो है, जहाँ आम पब्लिक बैठती है, वहाँ कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है, उसके बैठने का कोई स्थान नहीं है। रंग रोगन होता रहता है, दीवारें चमकाई जाती हैं, अधिकारियों के जो कक्ष होते हैं वो बेहतर बनाए जाते हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस गायब रहता है। यही इस वीडियो की जो थीम है वो ये है कि आप जो है किसी भी कार्यालय को कितना चमका दीजिए, अधिकारियों की कितने भी बेहतर बना दीजिए,
लेकिन यदि आम आदमी की अपेक्षाएं वो कार्यालय पूरा नहीं करता है तो ऐसे कार्यालय जो है वो किसी काम के नहीं होते हैं। और जो पूरी मद्रेस में जो मशीनरी है, जो सरकारी मशीनरी है, आप तो देखिए वो केवल अपने बारे में सोचते ही वो अपनी चिंता करती है। तो ये भी एक संदेश इस वीडियो में छिपा हुआ कि किस तरह से अधिकारियों के, अगर आप सच खोल के देखेंगे कि किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं मिलेंगे आप, लेकिन वही जहाँ पे आम आदमी की मौजूदगी होती है, जो उसका स्थान है, तो ना तो वहाँ पे साफ सफाई होती है, ना वहाँ कुर्सियाँ होती हैं। मतलब इस कार्यालय में आपको बताऊं, मैं कभी जब विजय शाह जी यहाँ के प्रभारी मंत्री थे तो उन्होंने ये कहा था कि हर जिले में एक जो है प्रभारी मंत्री हेल्पलाइन होगी और उसका कार्यालय जो होगा ये कलेक्ट्रेट में होगा। ये उनके निर्देश थे, उसमें अजय कलेक्टर यहाँ पे कलेक्टर हुआ करते थे, लेकिन वो का आज तक पता नहीं है। गुड गवर्नेंस की स्थिति ये है कि बड़ी तादाद में यहाँ पे राजस्व के जो मामले हैं वो लंबित पड़े हुए हैं। यहाँ के अधिकारी जो है वो जनता की कितनी परवाह करते हैं, इसका अंदाजा वहाँ का जो स्टेशन डिपार्टमेंट है, जहाँ पे आप समझिए कि प्रतिदिन लाखों करोड़ों रुपए जो है केवल रेवेन्यू स्टैम्प ड्यूटी से रेवेन्यू आती है, वहाँ पे एक आम आदमी के लिए बैठने का इंतजाम है। मेरी सरकार से हमेशा ये अपेक्षा रही है कि यदि लोग नियम कायदों के पालन के लिए कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे उनको वेलकम करना चाहिए, उनके बैठने का इंतजाम होना चाहिए, अधिकारी उनका सहयोग करें। आम आदमी की निगरानी के लिए देखिए जी, आप अगर सड़क में भी निकलेंगे तो वहाँ पे आपको सीसीटीवी कैमरे मिल जाएंगे, लेकिन किसी संयुक्त कलेक्ट्रेट में आज तक आपको क्या सीसीटीवी कैमरे मिले? यहाँ पे एक कलेक्टर आए थे, डीएम आए थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, सबको इसकी निगरानी में रहना चाहिए और मैं यहाँ पे संयुक्त कलेक्ट्रेट में सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा। नहीं लगाए गए। अगर सीसीटीवी कैमरे लग जाए तो मुझे लगता है कि भोपाल में बैठे मुख्यमंत्री भी एक देख सकेंगे कि उनके अधिकारी क्या करते हैं। तो जब तक आप तकनीकी का इस्तेमाल जो है किसी सिस्टम को ठीक करने में नहीं करते हैं तो दीवारें चपका लेने भर से जो है कहीं कोई एडमिनिस्ट्रेशन जो है सुधरता नहीं है, वो जन अपेक्षाओं के मुताबिक कार्य नहीं करता है। ये बड़ी विडम्बना है। इन अधिकारियों को कितनी सुविधाएं दे रही है सरकार, ये जनता को क्या दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मजे की बात ये कि न तो जनप्रतिनिधि इनकी कार्यशैली पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और आम आदमी के पास में तो ये अधिकारी नहीं है। अगर आम आदमी जो है इन अधिकारियों की कार्यशैली से कोई बात करता है तो उसको सरकारी कार्य में बाधा डालने के नाम पर सुस्पेंड कर दिया जाता है। तो बड़ी ही प्रशासनिक अराजकता है, उसी को उजागर करने वाला एक वीडियो है जो मैंने आपको भेजा था और आपने इसमें से ध्यान दिया, धन्यवाद दीजिए आप। व्यास जी, देखिए जिस तरह से सतना जिला कलेक्ट्रेट की हालत और तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, ये अंदर की बात है। जिस तरह शुक्ला जी ने जिक्र किया कि देखिए कलेक्टर की नाक के नीचे इतना गंदा और इतना असभ्य दफ्तर, जहाँ ना बैठने की व्यवस्था है, ना किसी तरह की स्वच्छता की लगातार बात चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और तमाम जितने नेता हैं वो स्वच्छता की बात कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री को ये जानकारी नहीं है कि सतना जिले का जिला कलेक्ट्रेट वो इस हालात में है। कलेक्टर को जानकारी नहीं, कमिश्नर तक को जानकारी नहीं जो संभाग का प्रमुख है। तो मैं व्यास जी ये समझना चाहता हूँ, ये तो एक मामला सतना जिले का, ऐसे तो कई और जिले होंगे अंदर की बात में। बेशक शुक्ला जी ने जो सवाल उठाए हैं कि भवन तो अच्छा है, 5 स्टार जैसा लगता है, पर व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं, और उन्होंने दोनों तरह की व्यवस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। जहाँ तक कलेक्ट्रेट की बात है तो बुंदेलखंड के ही निवाड़ी जिले, निवाड़ी नया जिला बना, वहाँ का कलेक्ट्रेट एक स्कूल में लग रहा है, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है, भगवान भरोसे चल रहा है। यहाँ तक कि कलेक्टर एसपी भी निवाड़ी में नहीं रह पाते हैं, वो रहते हैं ओरछा में। ओहो, तो ये स्थितियाँ हैं। बिल्डिंग जैसे अपने टीकमगढ़ की बहुत अच्छी शानदार बनी है, पर उस तरह की व्यवस्थाएं साफ सफाई की वहाँ पे भी देखने को नहीं मिलती हैं। ये सारी कमियां लगभग प्रदेश के हर कलेक्ट्रेट में देखने को कमोवेश मिल जाती हैं, लेकिन जैसे छतरपुर का कलेक्ट्रेट है यहाँ पे, लेकिन साफ सफाई और बैठने बैठने की व्यवस्था बहुत प्रॉपर है, पर काम करने की व्यवस्था जो जैसा कहा कि सीसीटीवी कैमरे अगर हर जगह लग जाएं तो इससे निगरानी भी होती रहे और काम भी होता है, वो चीज़ें नहीं हैं। कुछ साल पहले की एक मुझे जानकारी याद आ रही है कि जबलपुर में कलेक्टर आए थे, उनका नाम याद जरूर नहीं आ रहा है, कि उन्होंने जो अपना चैम्बर बनाया था उसके बाद के जो भी कमरे थे उनकी दीवारें उन्होंने बीच से खुलवा दी थी। वो गुलशन बामरा थे, वो गुलशन बामरा थे, गुलशन बामरा ग्लास लगवा दिए थे ताकि सब बैठे हैं तो कुछ देखते रहें कि भैया कर क्या रहे हैं। तो
अगर करने की इच्छा हो तो बहुत कुछ किया जा ठीक सकता है, ना करने की इच्छा हो तो कहने को तो हम स्वच्छता अभियान भी चलाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर करना नहीं है। चलिए, मैं आप दोनों से एक छोटी छोटी टिप्पणी लूंगा। पहले शुक्ला जी आपसे लूंगा। जिस तरह की जिले की, जैसे व्यास जी ने भी एक निवाड़ी जिले की बड़ी घटना बताई कि आप सरकारी स्कूल में जिला कलेक्ट्रेट चला रहे हैं और वो भी राम भरोसे चल रहा है। दूसरा सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात जिसका खुलासा किया उन्होंने अंदर की बात में, कि कलेक्टर और एसपी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर नहीं रहते, वो कहीं और जाकर रहते। ये भी एक अपने आप में बड़ी आश्चर्यजनक बात है और इसकी जानकारी ऊपर भोपाल तक नहीं है। ये कम से कम अंदर की बात के माध्यम से ये बात जानकारी तो आई है। लेकिन मैं छोटी छोटी टिप्पणी आप दोनों से ही चाहता हूँ। दोनों ही जिलों की बात की, ऐसे कई और जिले होंगे। राजनीतिक रसूख रखने वाले जितने नेता हैं, जिनकी अपनी ताकत है, जिनका एक अपना मुकम्मल स्थान है, वो स्वाभाविक तौर से इन जिले के कलेक्ट्रेट में जाते होंगे। क्या उनकी नज़रों में नहीं आता? क्या उनको नहीं लगता कि अगर हमारी जनता जनार्दन इस बदहाली के दफ्तरों में अगर आएगी तो वो क्या दिमाग लेकर आएगी और क्या दिमाग लेकर जाएगी और क्या काम करवा पाएगी? ये विडंबना है दीक्षित जी, हमारे प्रदेश के और देश में हर व्यक्ति एक दूसरे के बारे में जानता है। पटवारी क्या करता है तहसीलदार जानता है, तहसीलदार जो कुछ करता है कलेक्टर को पता है, कलेक्टर जो कुछ करते हैं कमिश्नर जानता है, और कमिश्नर जो कुछ करता है सेक्रेटरी को पता है, सेक्रेटरी जो कुछ कर रहा है मंत्री जी को पता है, और मंत्री जी किस लिए राजनीति कर रहे हैं मुख्यमंत्री जानते हैं। सब एक दूसरे की सच्चाई से वाकिफ है, लेकिन जनता के पक्ष में खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं। जनता का वोट नहीं। जनता की स्थिति ये है कि वो हुक्म की गुलाम बनी है। हम लोग एक बार किसी को वोट देके 5 वर्ष की राजनीतिक गुलामी जो है स्वीकार कर लेते हैं। मैंने ये बात जो है 20 दफे सांसद गणेश सिंह को और यहाँ के विधायक और जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, शंकरलाल तिवारी हो, इवन मैंने प्रभारी मंत्री विजय शाह जी को भी बताया था कि साहब आप देखिए, जितनी प्रशासनिक अराजकता है, एक आम आदमी की कहीं सुनवाई नहीं होती। ये जो कलेक्ट्रेट की बात हो रही है, यहाँ पे आपको शिकायत कक्ष नहीं मिलेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति पीड़ित है और अपनी बात किसी के पास शिकायत ले जाना चाहता है तो कम एक पेटी तो रब बना दीजिए आप। जगह जगह शिकायत पेटियां लगती है, सड़क बॉक्स आज तक दिखाई दिया हो। यहाँ पे आग से निपटने का कोई इंतजाम नहीं है। एक आम आदमी के संस्थान में यदि आग से निपटने की कोई व्यवस्था नहीं होती है तो उसके खिलाफ नगर निगम जो है प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई करता है, जुर्माने की कार्रवाई करता है। इस कलेक्ट्रेट में वो भी नहीं है। 20 घटनाएं हो चुकी जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज जल के नष्ट हो गए। अधिकारी मनमानी करते हैं, और ये मनमानी ऐसा नहीं कि वो अपने मन से करते हैं, उनको इसकी आजादी मिली हुई है। ये आजादी कौन देता है? ये हमारे प्रतिनिधि देते हैं, सरकार तो यही चला रहे हैं ना। ये जनता से गुड गवर्नेंस की बात तो करते हैं, इसको चुनावी मुद्दा भी बनाते हैं, लेकिन जब इनकी सरकार आ जाती है तो क्या गुड गवर्नेंस की तरफ इनका कोई ध्यान होता है? आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं विदेश जा रहे हैं और वहां से जो विदेशी कंपनियां हैं उनको वो आमंत्रित करने जा रहे हैं कि आइए मध्य प्रदेश में निवेश कीजिए। यहाँ का सिस्टम तो कीजिए। एक फोर्ड कंपनी थी अमेरिका की जो यहाँ पे कार बना रही थी, और वो केवल उसने अपना बोरिया बिस्तर इसलिए समेट दिया ये कहते हुए कि साहब यहाँ पे प्रशासनिक अराजकता चरम पर है, हम काम नहीं कर सकते। तो बड़ी विचित्र स्थिति है इस देश में, और जब तक आप प्रशासनिक अराजकता कम नहीं करेंगे वास्तविक लोकतंत्र आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए इसी पे व्यास जी एक अंतिम टिप्पणी आपसे लूंगा। जो मैंने सवाल सीधा दागा था वही का वही सवाल आपसे है कि जिम्मेदार नेता बहुत है, रसूखदार नेता बहुत है, इन लोगों को चिंता नहीं रहती? ये लोग जो नेता होते हैं ये सीधे अपनी गाड़ी से गए, उतरे और सीधे कलेक्टर के चैम्बर में जाके बैठ गए। इन लोगों के पास इतनी, क्योंकि काफी विस्तार से शुक्ला जी ने बता दिया कि आम आदमी के इनको का समस्या सुनने का ना तो समय रहता है, ना ये सुनना चाहते। तो कलेक्ट्रेट घूम के वहाँ पे क्या हो रहा है या समाज में, आप एक जनरल चीज भी देखिए ना कि विधायक बनने के बाद इनका पब्लिक से टच कितना रहता है। ठीक बात। ये बहुत अपने समर्थकों के शादी ब्याह या गमी में घर आना जाना, बाकी पब्लिक से जो रोजमर्रा का मेल मिलाप का कार्यक्रम होता है वो लगभग ना के बराबर होता है। हमें 80 और 82 के दौर के भी नेता याद हैं कि जब वो लोग अलग अलग जगह अपना दिन फिक्स किए हुए थे कि जैसे छतरपुर में ही या कहीं और भी देखा हमने, पन्ना में भी देखा कि वो अलग अलग स्थानों पे जाके बैठा करते थे, लोगों से फीडबैक लिया करते थे कि भाई अपन कैसे और क्या कर सकते हैं और क्या बेहतर हो सकता है। अब ये इस तरह की सिस्टम लगभग समाप्त हो गया है और नेताओं की और पब्लिक की बीच की दूरी
कुछ ज्यादा हो गई है। इसके पीछे नेता एक बड़ी दिलचस्प बात अक्सर कहते हैं कि या तो हम पहले हमें कार्यकर्ता जो है साथ में मिल जाते थे, अब जो है हमें कार्यकर्ताओं को ही पेमेंट करना पड़ता है और वोट के लिए भी हमें पेमेंट करना पड़ता। बड़ी बेबाकी से ये बात जब वो खुल कहते के हैं तो कहने मुझे लगे। तो ये शर्म भी आती है कि हम किस लोकतंत्र में तांत्रिक व्यवस्था में काम कर रहे हैं। ठीक बात है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्ला जी और व्यास जी, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह अंदर की बात में दूसरी खबर में जो तस्वीर हमारे सामने आई है, वो सबसे बड़ी चौंकाने वाली तस्वीर है। तस्वीर सतना जिले के डीएम कार्यालय की। डीएम कार्यालय की इतनी दुर्दशा देखने के बावजूद भी वहाँ के रसूखदार नेता और खासकर प्रभारी मंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है। दूसरी जो चौंकाने वाली जानकारी आई निवाड़ी जिले की। निवाड़ी जिले का कलेक्ट्रेट अगर सरकारी स्कूल में लग रहा है तो भी ये चिंता का विषय है, लेकिन देखिए मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं के कान में इस बात को लेकर जूं तक नहीं देखती है। अब देखने वाली बात होगी कि अंदर की बात का कितना असर पड़ता है सतना और निवाड़ी में। अंदर की बात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।